नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम हैं इस वक्त लखनऊ में, लखनऊ के रूमी दरवाजे में। इस दरवाजे से लोग अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये अब साफ हो गया है कि लखनऊ के इस दरवाजे से एंट्री एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने ले ली है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो गई। 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो सरकार दोबारा यहाँ पर आ गई। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही। 5 राज्यों के चुनाव थे और इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल में 4 मैच जीतकर बीजेपी आगे है। एक पंजाब का भी मुकाबला हमने देखा जहां आम आदमी पार्टी आगे निकल गई। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि 2022 में तय हो गई है 2024 की लाइन और लेंथ, ये कहां तक सही है? यही है आज हमारे मुकाबले का मुद्दा। क्या 2022 के फैसले 2024 में भी देखने मिलेंगे? आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहाँ पर मेहमान जो हमारे साथ जुटे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाफिज किदवई हैं, आप राइटर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और हमारे पुराने साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतर काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर लखनऊ में। फैज़ान खान फ्रॉम द बहुजन समाज पार्टी, आपसे बहुत सवाल पूछने हैं क्योंकि आप सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन सबसे कम सीट आई सरकार बनाने के दावों के बाद भी। इतना गलत कैसे कोई हो सकता है? वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है पंजाब में, लेकिन इसके मायने क्या होंगे विपक्ष के स्पेस में, आपके पास भी आएंगे। ज्योति राज्य, आप छात्र नौजवान अधिकार अभियान से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद अफजल जी, आपका भी बहुत, आपका शुभ नाम? मोहम्मद आबिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से लड़े जी, नगर सचिव जी। मुकाबला आपने भी किया, सीटें भी बढ़ी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही? बहुत अच्छी रही, हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। हमारे अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा मेहनत किया और हमारे साथियों ने तो बहुत मेहनत किया। हम लोग का सब लेके देखे, हम लोग को अच्छा प्यार नहीं मिलता यहाँ के आवाम से, जितना हम लोग को वोट मतलब को नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती है। ये तो कहिए कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन मोहम्मद साहब देखिए, ऐसा है जो जीता वही सिकंदर। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, आईना हमने आप लोग को दिखाया है। हमारे रविदास भाई का समझ लीजिए, जहाँ पे ये सब रखा हुआ था, ये सब जो पेटियां रखी थी वहाँ पे ताला तोड़ने जा रहे थे। आपने देखा होगा कि योगी जी क्या गोरखपुर में एक कूड़ेखाने के अंदर आपके सामने। बिल्कुल, वो बात सही है, लेकिन आपका ये कहना है कि इस वजह से हार गया? जी जी बिल्कुल, नहीं जीत जाते। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक जगह नहीं 20 जगह ये सब हुआ है। अरे इनको तो ये चाहिए था जहाँ पे ये हमारी पेटियां रखी थी वहाँ इनको टीवी लगाना चाहिए, फोर्स लगाना चाहिए। टीवी तो थे ही वहाँ पर, सीसीटीवी था। कुछ नहीं था भाई साहब, हम लोगों ने यार लगवाया, हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। ठीक है डॉक्टर मौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक ये आरोप है जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, और वो ये है कि ईवीएम टैंपरिंग कर दी या गड़बड़ कर दी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि कचरे की पेटी में ईवीएम मिल रही है, बैलेट बॉक्स मिल रहा है, और उसी वजह से वो हारे, नहीं तो वो तो जीत गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया था कि वो जो घटना हुई है वो इस तरह की ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि बौखलाहट में 2 दिन पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि ये हारने वाले हैं चुनाव, और इसीलिए ये बस माहौल बना रहे थे जनता के बीच में कि इनको ये ना लास्ट में कहना पड़े कि हम हारे हैं, तो इस वजह से। तो जो रीज़न है वो यही है कि जिस तरह से सपा की गुंडागर्दी से लोग परेशान थे, वो फिर से नहीं चाहते हैं वो शासन। और बीजेपी के सरकार में जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता को लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, कहीं ना कहीं इसी वजह से दोबारा प्यार मिला है और कमल खिला है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम बातें हुई, 40% सीट दी, बड़ा नोबल आइडिया था और एक ऐसा पहल थी जिसका सबने स्वागत किया, सारे राजनीतिक दलों ने, सारे कमेंटेटर्स ने। लेकिन चुनाव में हार जीत तय होती है और ये तय होता है कि कौन जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है।
आपको लगता है कि परफॉर्मेंस कांग्रेस की लगातार गिर रही है, और सिर्फ यूपी में ही नहीं, आप देख लीजिए सब राज्यों में वही हाल हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी हार को बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसकी बधाई देते हैं। लोकतंत्र में या तो हार होगी या जीत होगी। हार होगी तो हम दूनी ताकत से काम करेंगे। ये निश्चित रूप से आपकी बात संकेत भाई सही है कि हमने व्यवस्था बनाने के लिए, हमने सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि एक पोस्टर गर्ल हमारे साथ भी हैं, यहीं पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। इनको बधाई। आप पोस्टर से निकल के आप बीजेपी में चली गई। जी। तो मेरा जो मानना था कि हम व्यवस्था को बदलने के लिए लड़े, जनता के बीच में अपने संगठन को पहुंचाने में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सफल हुए, लेकिन अपनी बात पहुंचाने में शायद राजपूत जी बात यही हो रही है कि क्या आप पोस्टर से आगे नहीं बढ़ पा रही है कांग्रेस पार्टी? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हम शायद अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। हम इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, फैजान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। क्या हुआ, आप तो सरकार बनाने जा रहे थे, 2007 से भी ज्यादा बहुमत लाने वाले थे, यहाँ तो इतना कम हो गया कि मतलब सबसे कम है। नहीं, बिल्कुल। आज सुबह ही आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सब लोगों ने देखा, और हम इस हार को स्वीकार करते हैं और जो भी हमारे में गलतियां रही हैं उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की चाल रही है, इसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो अपनी चाल थी वो बखूबी की। 80-20 का जो उन्होंने दिया, और समाजवादी पार्टी ने जो एक 20 का जो अपने पर आरोप लिया, मुसलमानों ने साफ तौर से एक तरफा बीजेपी हराओ अभियान के चलते समाजवादी को। मेरा सवाल दूसरा है, ये इतना गलत कोई कैलकुलेशन में कैसे हो सकता है? इतना गलत कहाँ? 207 से भी ज्यादा सीटें आप लाने का दावा कर रहे थे कि 2007 से भी ज्यादा आ जाएगा, और उसके बाद एक सीट आई। देखिए, बिल्कुल। और अब जो आप देखिए, ऐसा है फैजान साहब, अब जो जिस तरीके की बात हो रही है कि उन्होंने प्रचार ऐसा कर दिया, उनके दुष्प्रचार से बहन कुमारी मायावती का ही ये कहना है कि हम ये सब नहीं करते। तो अब जब जो कर रहा है, अब आप उसको क्यों कोस रहे हैं? नहीं, प्रचार आप भी कर लेते। जिस तरीके से भारतीय भाई प्रचार कैसे कर लेते, आपने देखा, आप लोग जब सवाल पूछते थे कि बहन जी कहाँ हैं, जब बहन जी आगरा से रैली अपनी स्टार्ट की तो किसी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। आपने देखा सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी मीडिया के थ्रू ये बना दिया माहौल उत्तर प्रदेश। अब ये क्या बात हुई? मतलब मीडिया की वजह से बसपा हार गई? नहीं, बसपा सिर्फ मीडिया की वजह से नहीं हारी। ये जाति सूचक जो अखिलेश यादव जी ने बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा है फैजान साहब, मुझे आप ये बताइए, तो फिर ये तो वो हो गया ना कि आप बैठ करके बस ये इस चीज के नहीं कर पाए। जो बी टीम बताया गया, समाजवादी पार्टी बीजेपी को ना बोल के बार बार बसपा को बी टीम बताई, उसका तोड़ हम इस चुनाव में नहीं। राजनीति, एक सेकंड फैजान साहब, राजनीति में अगर आप इतने मजबूत और सक्षम नहीं हैं और आप ये समझें कि एक वोट बैंक आपकी बपौती है, वो तो नहीं हो सकता। तो आपको लगता है ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप मान बैठे कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं? वो हमारे साथ है ही नहीं। वो सारा जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराओ अभियान जो चला, उस पर पूरी तरीके से बीजेपी ने ही ये बात कह दिया कि समाजवादी पार्टी उसके टक्कर में है। आपको लगता है कि विपक्ष में अभी सबसे बड़ी लड़ाई यही हो रही है कि अपनी हार की वजह गिनाना, वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि ये ना होता तो ऐसा हो जाता, यूं ना होता तो बसपा अगर अपने वोट रिटेन कर लेती तो सपा जीत जाती। तमाम बातें इस तरीके की बोली जा रही, क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का भी। संकेत जी, होता यही है कि जब पार्टी हारती है तो वो अपनी तमाम बहानों को पहले से जहन में बनाती है कि हमें कहना क्या है। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात कहने वाली चीज़ है, वो यहाँ पर उसी तरह के इस इलेक्शन को बाइपोलर बना दिया गया। और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी तारीफ भी होना चाहिए। लेकिन बाइपोलर उन्होंने बनाया, बीजेपी ने बिल्कुल बनाया है। मेरा मानना ये है कि जर्नलिस्ट के होने के नाते। और दूसरा सवाल, सबसे अहम ये चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत सारी कमी आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रेडिंग से नीचे आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सिर्फ इलेक्शन ईवीएम की बात नहीं है, ईवीएम बिल्कुल क्लियर है, ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सख्ती होना जरूरी है। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एक बढ़ी हुई पोजीशन में देखती है विपक्ष में? जैसे तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि अब वो एक राष्ट्र की राजनीति करें, क्योंकि कांग्रेस वो करने में विफल हुई है। तो आपको लगता है वही दावा आम आदमी पार्टी भी पेश कर सकती है? ऐसे में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कहाँ जाएगी? संकेत जी, देखिए 70 सालों में जो राजनीति हुई वो अलग थी, और पिछले 7 सालों में जो राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी ने उस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बदला है। वो ये कि एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ है जो ये कहती है कि हमने काम किया हो तो वोट देना,
और काम कैसे हैं, जो आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याएं जो बहुत कॉमन है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करना चाहते, हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्रिएट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, परिवहन मिले, रोजगार मिले और कानून व्यवस्था का राज हो। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज़ आज तक कही गई लेकिन डिलीवर कभी नहीं हुई। हमने बस उस गैप को ख़त्म किया है और वो डिलीवर किया है। मैं ज्योति जी के पास जाना चाहता हूँ। इस बार अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा था। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इसमें? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये कह देने से कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। अमित शाह जी ने जिस तरह कहा चुनाव से पहले कि सरकारी नौकरी मांगने वाले कम्युनिस्ट हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और उनको जो चुनाव लड़ाने वाली ताकतें हैं, ये साफ है कि ये जो है ये कॉरपोरेट पसंद लोग हैं और कॉरपोरेट जो है इसमें पूरी ताकत लगाया था इनके साथ में चुनाव लड़ाने में और उसने लड़ाया क्योंकि उसका एक इशू है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मुफीद है। अब्बास जी के पास आना चाहता हूँ। आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार लगी। गोरखपुर में आपने सीधा योगी आदित्यनाथ को ही चुनौती दे डाली, लेकिन उसके बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ओवैसी जो हैं वो आए, उन्होंने भी ये बोला कि अखिलेश ने क्या किया मुसलमानों के लिए, वो भी चुनाव लड़े, बहुत ही मतलब ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने, लेकिन वोट नहीं आ पाए। आपको लगता है कि भाषण देना और उसको वोट में तब्दील करना दो एकदम अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, आप जानते हैं हम अभी नए हैं। हाँ। दल भी हमारा नया है। हाँ। हमारे लोग भी नए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से जिस तरीके से आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को और उनके लोगों को, हाँ। हमारे लोगों को, हाँ। कि धरातल पे आके जिस तरीके हाँ। से समाज के लिए लड़ने का काम किया है, हाँ। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने का मामला हो, चाहे CNRC के मामले में जामा मस्जिद में चंद्रशेखर आज़ाद जी की गिरफ्तारी हुई हो, तो तमाम दल के लोग थे जिन्होंने 70 सालों से 30 सालों से मुसलमानों के वोट पर राज किया, सत्ता बनाई, हुकूमत किया, लेकिन कहीं उनकी आवाज़ पे उनके लिए खड़े नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि 2022 के नतीजे 2024 पर उसका इम्पैक्ट रख सकते हैं? नहीं, देखिए, लगातार अगर आप 5 साल से देखिए तो अगर किसी ने जमीन पे संघर्ष करा तो प्रियंका गांधी जी ने, और जिस तरीके से मुद्दों की लड़ाई करी है, और ये राजनीति के इतिहास को बदलने की एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ते रहेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक शेर से हम अपनी बात कहेंगे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। आपको लगता है मोदी इनविंसिबल हो गए हैं, अब उनको हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे और उसके बाद विजयी हो जाएंगे? नहीं, कतई नहीं हराया जा सकता है बहुत। हाँ। अगर संगठित तरीके से लड़ा जाए। ये जैसे मोदी जी ने कहा कि 22 में 24 की पटकथा लिख दी जा चुकी है। हाँ। ये सच बात कह रहे हैं, लिख दी, लेकिन खाली उन्होंने नहीं लिखी है, अखिलेश यादव ने भी लिख दी है। 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं इस वक्त और वो पूरा चुनाव मुद्दों पे लड़े। भाई हम लोगों ने देखा हमारी बेरोजगारी तमाम मसले थे जिस पर अखिलेश यादव स्पष्ट लड़ रहे थे, तो 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं और साल भर के बाद आपका चुनाव है 24 में, तो साल भर के अंदर आपको वो सारे काम करने होंगे जो अखिलेश यादव उठा रहे थे। मेरा सवाल ये है कि 2024 की लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या कांग्रेस का ये दावा करना कि भाई मुख्य विपक्ष तो हम और हमारे आसपास, ये टीएमसी का आदमी क्यों मानेगा, या ये आम आदमी पार्टी वाले क्यों मानेंगे, या कोई और दल ये बात क्यों मानेगा? सब अपनी अपनी पटकथा, जैसे हाफिज भाई बता रहे थे, सब अपनी पटकथा लिखेंगे। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो, हाँ। मंजूर होना चाहिए। हाँ। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होनी चाहिए। इस जनता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जमीन पर मुद्दों का संघर्ष करेगा, जैसे उम्भा से लेकर के लखीमपुर तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया है, विपक्ष उसके ही साथ चलेगा। आपको लगता है कि वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, छितरा हुआ विपक्ष जरूर लगता है, लेकिन सब अपने अपने स्तर पर लड़ाई करेंगे? भाई इनका मायावी से अर्थ ये होगा कि वो ऐसी बातें करके पब्लिक को गुमराह कर देते हैं जो पब्लिक एक टेम्परेरी इंप्रेशन में आके उनको वोट दे देती होगी। इसका जवाब यही है कि आप जो सर्विस डिलीवरी पब्लिक को चाहिए वो दे दो। आप मायावी के जवाब में अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो उतार दो। और इस लिहाज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन आपको मैं बोल देता हूँ 24 का विपक्ष बनने के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस है। आपके इतने राज्यों में सरकार, अच्छा, ये आप मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कहना है। हाँ, क्यों?
इसलिए कि आपके पास राज्यों में प्रिंसिपल ऑपोजिशन इज कांग्रेस। नो दे कैन बिकम, दे आर नोवेयर राइट नाउ ऑन ग्राउंड, नोवेयर। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे कंफर्टेबल एस्पेक्ट है वो ये होता है कि लड़ने दो, मोर द मेरियर, और विपक्ष में लोग आ जाएं, तो होगा ये कि वो आपस में एक दूसरे का जो भी होगा स्थान वो अपना लेते रहेंगे और उस चक्कर में हमारा वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। और 2024 के 24 के एस्पेक्ट में आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी का? बिल्कुल ये है कॉन्फिडेंस कि छितरा उठेगा विपक्ष। और खूबसूरत सा गाना था वो, हम होंगे कामयाब। मैं 70 बरस पहले भी ये गाना सुनना था और 70 बरस बाद अगर जिंदा रहा तो यही गाना भाजपा वालों से सुनता रहूंगा कि हम होंगे कामयाब। वो कब होंगे ये शायद ये सवाल क्वेश्चन के तौर पर अभी भी नजर आएगा। किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि वो मुद्दे वो है ही नहीं, मुद्दे वो गौड़ हो गए, वो पीछे चले गए। ये चुनाव तो चलिए आप लड़े, परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई समाजवादी पार्टी की, लेकिन अगला और अच्छा कर गया, इस वजह से आप सरकार नहीं बना पाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 22 का असर 24 पर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, अब हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि गैर भाजपाई जो पार्टियां उनको मिला करके चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में अगुवाई कौन करेगा? देखिए ये ख्याल जो है ये कई बार लोगों के मन में आ चुका है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हर आदमी जो है वो नेता बनना चाहता है कि कोई भी इस तरीके का जो संगठन बनेगा। अब जैसे अखिलेश जो है वो 12-14% की बढ़त उन्होंने हासिल की है, वो भी चाहेंगे कि एक प्रमुख भूमिका निभाएं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी चाहेंगी, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। विवाद नहीं है, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब जीत के आई। कोई विवाद नहीं है। हम लोगों को उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले हैं। 3 करोड़ जनता ने अखिलेश यादव जी को अपना वोट देने का काम किया है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सब पार्टियां मिल करके, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, जो छोटी सारी पार्टियां हैं, वो हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 2024 में सरकार हम लोगों की होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके ये प्रयास में रहेगी कि देखो इतने मुद्दे उठाए लेकिन जनता ने अपना मत दे दिया, सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत गए, तो क्या ये मुद्दे अब खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये मुद्दे बिल्कुल नहीं खत्म होंगे और जिस तरीके से अभी इन्होंने जो बात कही है वो गलत है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं और इन्हीं के पार्टी के जो मुखिया उन्होंने कहा कि गलतियां हो जाया करती हैं, इस तरीके से इनकी पार्टी के लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया गया। हाथरस की अब बात करेंगे, एक बेटी को जनता ने फिर से समर्थन दिया है। यही मेरी बात है, यही मेरी बात है। ये कहना नहीं, ये कहना बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि बार बार कोई अगर प्रकरण हो जाए, डॉक्टर मौर्य एक सेकंड, कोई अगर प्रकरण हो जाए उसके बाद चुनावी जीत के बाद आपका ये कहना देखो फिर भी जनता ने जिता दिया, तो क्या वो सही हो जाता है? कितनों को लगता है आप में से कि चुनाव आयोग ने अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं किया? आप में से किसको लगता है? एक बार देख लें, और पीछे जनता के लोग भी हैं, उनको भी दिखा देते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष काम नहीं किया। देखिए, चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना होगा इस बात पे कि इतने सवाल हैं विपक्ष के उनकी तरफ और किसी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, एक बार भी खंडन नहीं किया है, और बल्कि जो गलतियां उठाई हैं विपक्ष ने वाराणसी ये सब में, उन्होंने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये सरसरी बात नहीं कि आप ऐसी कह के निकल जाइए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 24 का है और सारी गलती चुनाव आयोग को अपनी सुधारनी होगी और विपक्ष को भरोसे में लेना होगा, जनता को भरोसे में लेना होगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कतई कि आप मतलब कुछ भी करते रहिए और जवाबदेही कोई नहीं है। लखनऊ के जो आईजी हैं उनका पति जहां आईजी रहते हैं उसी घर में रहता है। प्रवर्तन निदेशालय में काम करने वाले और उसके बाद उन्हीं के घर का एक सहयोगी, उन्हीं के घर की उनकी पत्नी, उनके ऊपर ये आरोप कि वो आईजी हैं पुलिस की, ऐसे में निष्पक्ष काम कैसे होगा? कैसे उम्मीद की जा सकती है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ? जहाँ पे समाजवादी पार्टी की का जो भी कैंडिडेट जीता है, क्या वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? जहाँ पे बीजेपी भाई सरकार आपकी है, दरबार आपका है, उसके बाद आप कह रहे हैं ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है। हर जगह गड़बड़ी हुई। लोग 30-25 हजार की बढ़त लेके चल रहे थे और जहाँ पे 30-25 से नहीं जीत रहे थे वहाँ इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया और जहाँ हम लोग 30,000 से जीत रहे थे वहाँ हम लोग जीत गए। मेरा एक सवाल ये है, आखिरी सवाल, आप लोगों को लगता है कि विपक्ष संगठित रूप से लड़ करके नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? क्या ये संभव है? हराएगा 2024 में हराएगा। हर प्रयास किया था सबने और नहीं हरा पाए। कारण ये है कि इस डबल इंजन की सरकार चले गए, मुगल चले गए, मोदी जी भी चले जाएंगे। पूरे
हमने तो अंग्रेजों को भी भगाया और इन अंग्रेजों के गुलामों को भी भगाया। जी जी, मेरा कहना ये है कि जब झूठ सत्ता का इतना बड़ा हो जाए तो विपक्ष जो है उसका सच बहुत बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सब हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ ये कार्यक्रम खत्म होता है। मुकाबला देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना होगा इस बात पे कि इतने सवाल हैं विपक्ष के उनकी तरफ और किसी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, एक बार भी खंडन नहीं किया है, और बल्कि जो गलतियां उठाई विपक्ष ने वाराणसी ये सब में, उन्होंने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये सरसरी बात नहीं कि आप ऐसे कह के निकल जाइए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 24 का है और सारी गलती चुनाव आयोग को अपनी सुधारनी होगी और विपक्ष को भरोसे में लेना होगा, जनता को भरोसे में लेना होगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कतई कि आप मतलब कुछ भी करते रहिए और जवाबदेही कोई नहीं है। होता यही है कि जब पार्टी हारती है तो वो अपनी तमाम बहानों को पहले से जहन में बनाती है कि हमें कहना क्या है। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात कहने वाली चीज है वो यहाँ पर उसी तरह के इस इलेक्शन को बाइपोलर बना दिया गया और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी तारीफ भी होना चाहिए। लेकिन कुछ बाइपोलर उन्होंने बनाया, बीजेपी ने बिल्कुल बिल्कुल बनाया है। मेरा मानना ये है एक जर्नलिस्ट के होने के नाते। और दूसरा सवाल सबसे अहम ये चीज है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत सारी कमी आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रेडिंग से नीचे आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सिर्फ इलेक्शन ईवीएम की बात नहीं है, ईवीएम बिल्कुल क्लियर है, ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सख्ती होना जरूरी है।